आज की इस नई चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम एक नए डीप डाइव यानी एक गहन विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं और सच कहूं तो मैं इस टॉपिक को लेकर बहुत उत्साहित हूं। हाँ, मैं भी। और आज का जो विषय है ना, वो हम सभी को सोचने पर मजबूर करने वाला है। बिल्कुल। आज हमने अपनी टेबल पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत रखे हैं। हमारे पास हिंदी साहित्य के दिग्गज हरिशंकर परसाई जी के कुछ चुनिंदा अंश हैं। और उसके साथ ही एक बहुत ही शानदार पुस्तक समीक्षा भी है। ये समीक्षा एक वीडियो स्क्रिप्ट शैली में लिखी गई है जो इसको और भी रोचक बनाती है। हाँ, और इन सभी स्रोतों का जो केंद्र है वो है उनकी एक बहुत ही मशहूर और व्यंग्य से भरी हुई किताब विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर, नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे ये किताब हमारे समाज में बहुत गहराई तक फैली अंधभक्ति, दिखावे और झूठी आस्था की पोल खोलती है। और एक और बात जो हमें देखनी है वो ये है कि दशकों पहले लिखी गई ये बातें आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में भी इतनी सटीक और प्रासंगिक क्यों महसूस होती हैं? सही कहा। तो बिना किसी देरी के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि इस किताब के बारे में सबसे पहले उसके टाइटल पर ही बात होनी चाहिए। हाँ, टाइटल बहुत पावरफुल है। विकलांग श्रद्धा, मतलब श्रद्धा या आस्था जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। देखिए, जब हम इन स्रोतों को पढ़ते हैं तो समझ आता है कि ये किताब अपने आप में समाज का एक ऐसा एक्सरे है जो उन बीमारियों को पकड़ लेता है जिन्हें हम आम तौर पर देख नहीं पाते। एक्सरे वाला उदाहरण काफी सटीक है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो परसाई जी का ये काम केवल एक साहित्यिक रचना भर नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन है। मतलब सोसाइटी की साइकोलॉजी को समझना। बिल्कुल। लेखक ने बहुत ही बारीकी से ये पकड़ा है कि कैसे समाज में एक ऐसा दौर आता है, और शायद हम अभी उसी दौर में जी रहे हैं, जहां श्रद्धा यानी आस्था विकलांग हो जाती है। और यहाँ विकलांग शब्द काफी सोच समझकर चुना गया है। हाँ, क्योंकि विकलांग होने का अर्थ यहाँ ये है कि वो श्रद्धा अब अपने सहारे नहीं चल रही, उसके पास तर्क और बुद्धि का आधार नहीं है। मतलब वो अंधी हो चुकी है। वही तो, वो अंधी हो चुकी है और अब उसे किसी न किसी बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, बिना सोचे समझे बस मान लेना। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि मुझे ये विकलांग श्रद्धा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही दिलचस्प लगा। समीक्षा पढ़ते हुए जो बात सबसे पहले मेरे दिमाग में आई वो है समाज में फैली अंधभक्ति और दिखावा। अंधभक्ति तो एक बहुत बड़ी समस्या रही है हमेशा से। हाँ, लेखक ने साफ तौर पर इस बात पर प्रहार किया है कि कैसे लोग बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल किए किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। और तर्क को तो जैसे खिड़की से बाहर ही फेंक दिया जाता है। बिल्कुल वही, तार्किक सोच बची नहीं। ये झूठी आस्था का एक ऐसा जाल लगता है जिसमें लोग बस इसलिए फंसते चले जाते हैं क्योंकि वे सवाल पूछने से डरते हैं। हाँ, सवाल पूछने का डर। लेकिन यहाँ मैं एक डेविल्स एडवोकेट की तरह एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। अक्सर समाज में हमें यही तो सिखाया जाता है कि श्रद्धा तो अंधी होती है। कहा जाता है कि आस्था में तर्क मत लगाओ वरना आस्था भ्रष्ट हो जाएगी। तो फिर ये जो आम श्रद्धा है वो इस विकलांग या अंधी श्रद्धा में कब बदल जाती है? वो लकीर कहाँ खिंचती है आखिर? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल उठाया है आपने। देखिए, स्रोत के अनुसार एक स्वस्थ श्रद्धा या विश्वास वो होता है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है, उसको एक नई दिशा देता है। हाँ। मतलब जो एम्पावरिंग हो। हाँ। लेकिन जब हम परसाई जी के इस व्यंग्य के चश्मे से इस दुनिया को देखते हैं ना, तो विकलांग श्रद्धा वो है जो इंसान से उसके सोचने समझने की आजादी छीन लेती है। आजादी छीन लेती है। बिल्कुल। जब इंसान इसलिए किसी बात को नहीं मान रहा है क्योंकि वो बात सही है, बल्कि इसलिए मान रहा है क्योंकि सब लोग मान रहे हैं, या फिर सदियों से वैसा ही होता आ रहा है, तो वो आस्था नहीं रह जाती। नहीं, वो अंधा नहीं बल्कि एक भेड़चाल बन जाती है। और स्रोत में बताया गया है कि परसाई जी इसी भेड़चाल पर चोट करते हैं। उन्होंने बताया है कि जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो
वो असल में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। सोचना और सवाल करना ना एक मेहनत का काम है। हाँ, दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। वही, और आंख बंद करके किसी के पीछे चल पड़ना बहुत ही आसान है, उसमें कोई मेहनत नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो फिर एक तरह का मानसिक आलस हो गया, दिमाग चलाना ही नहीं है। एकदम सही शब्द पकड़ा है आपने, मानसिक आलस। और सोचिए ये आलस समाज को किस दिशा में ले जाता है। समीक्षा में एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है। क्या बात? बात यह है कि जब श्रद्धा अंधी हो जाती है, यानी जब वो अंधभक्ति में बदल जाती है ना, तो वो पूरे समाज को कमजोर बना देती है। ये सिर्फ एक इंसान का नुकसान नहीं है। यानी ये एक निजी समस्या भर नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब एक बहुत बड़ी आबादी बिना सवाल किए, बिना तथ्यों को परखे किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगती है, तो उस समाज की तार्किक क्षमता, यानी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो खत्म हो जाती है। ये तो सच में काफी त्रसामना है। और अगर हम आज के समय की बात करें तो ये मुझे और भी ज्यादा खतरनाक लगता है। वही ना, इंटरनेट के दौर में। हाँ, आज हमारे फोन पर हर दिन सैकड़ों मैसेज आते हैं, कई तरह की खबरें आती हैं। लोग बिना ये चेक किए कि जानकारी सही है या नहीं, बस उसे आगे बढ़ा देते हैं। बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देना। हाँ, और उस पर आंख बंद करके विश्वास भी कर लेते हैं। ये भी तो उसी अंधी श्रद्धा का एक आधुनिक रूप ही हुआ ना। बिल्कुल यही सच है। वो जो फॉरवर्डेड मैसेज पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेना है, वो विकलांग श्रद्धा का ही एक डिजिटल रूप बन चुका है आज। डिजिटल विकलांग श्रद्धा। हाँ, एक ऐसा समाज जो सोच नहीं सकता, जो हर दी गई जानकारी को बस बिना चबाए निगल लेता है, वो स्वाभाविक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। ऐसे समाज को कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। एग्जैक्टली। और ये झूठी आस्था और दिखावे का जो आवरण है, वो समाज की बुनियाद को ही पूरी तरह खोखला कर देता है। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि यही कारण है कि परसाई जी की ये किताब आज की इस डिजिटल एज में भी इतनी मौजूद और रेलेवेंट लगती है। और यहां पर आकर बात सच में काफी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल होकर सोचें तो कोई भी गंभीर बात या समाज की इतनी बड़ी कमजोरी अगर किसी को सीधे सीधे एक उपदेश की तरह कही जाए तो लोग क्या करेंगे? लोग सुनना बंद कर देंगे। वही, वे शायद सुनना ही बंद कर देंगे। लोग अक्सर उपदेशों से ऊब जाते हैं। हाँ, लेक्चर किसी को पसंद नहीं होता। बिल्कुल। अगर मैं किसी से कहूं कि तुम बिना सोचे समझे चीजों पर विश्वास करते हो, तुम अंधभक्त हो, तो वो इंसान क्या करेगा? वो तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाएगा। मतलब वो डिफेंसिव हो जाएगा। हाँ, वो पूरी तरह से डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन समीक्षा के अनुसार परसाई जी ने इस मुद्दे को उठाने के लिए जो रास्ता चुना, वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। व्यंग का रास्ता। हाँ, व्यंग यानी सटायर का रास्ता। और इस समीक्षा में उनके लेखन की 3 बहुत ही खास विशेषताओं का जिक्र किया गया है, जो कि उनकी शैली को इतना असरदार बनाती हैं। वो 3 विशेषताएं काफी महत्वपूर्ण है। पहली ये कि उनकी शैली बहुत सीधी है, यानी डायरेक्ट है। दूसरी ये कि वो बहुत तीखी है, यानी शार्प। और तीसरी विशेषता, वो सच बोलने वाली है, ट्रूथ टेलिंग। मतलब कोई लगलापेट नहीं करनी, सीधे निशाने पर चोट करनी है। और स्रोत पढ़कर समझ आता है कि व्यंग्य की यही तो सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हम इस सीधी, तीखी और सच बोलने वाली शैली के पीछे का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें ना, तो हमें पता चलेगा कि व्यंग्य हमारे दिमाग के उस सिक्योरिटी गार्ड को चकमा दे देता है जो उपदेश सुनते ही दरवाजा बंद कर लेता है। वाह, ये सिक्योरिटी गार्ड वाला पॉइंट बहुत बढ़िया है। मतलब व्यंग्य एक बैकडोर एंट्री ले देता है दिमाग में। बिल्कुल, बैकडोर एंट्री। जब कोई आपको सीधे तौर पर आपकी गलतियां बताता है तो आप ढाल उठा लेते हैं, अपनी एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। लेकिन व्यंग्य एक ऐसी चाशनी है जिसमें लपेटकर सच की कड़वी दवा दी जाती है। मतलब हंसाते हंसाते सच बोल देना। हाँ, समीक्षा में ये बात बहुत ही स्पष्ट की गई है कि परसाई जी का हर निबंध पाठक को केवल हंसाता ही नहीं है, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर भी करता है। हंसना और सोचना दोनों एक साथ। यही व्यंग्य का असली उद्देश्य होता है। स्रोत ये बताता है कि जब आप उनका कोई व्यंग्य पढ़ते हैं तो पहले तो आप उस बेतुकेपन और उस दिखावे पर हंसने लगते हैं। आपको सच में मजा आता है। हाँ, क्योंकि उसमें एक हल्के फुल्के ढंग से चीज बताई होती है। हाँ, लेकिन जैसे ही वो हंसी शांत होती है, तभी आपके दिमाग में घंटी बजती है। आपको अंदर से एहसास होता है कि अरे, ये तो मेरी बात हो रही है, या ये तो मेरे आसपास के लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वही, ये तो समाज की असलियत है।
और हंसी के आवरण में लपेटकर जब वो सच की कड़वी गोली दी जाती है तो इंसान उसे आसानी से निगल तो लेता है, लेकिन जब वो गोली अंदर अपना असर दिखाती है तो वो व्यक्ति उन मान्यताओं पर सवाल उठाने लगता है जिन्हें वो अब तक परम सत्य मानकर चल रहा था। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे मान लीजिए कोई दोस्त आपके साथ बैठकर मजाक कर रहा हो। वो कुछ ऐसा चुटकुला सुनाता है जिस पर आप खूब ठहाके लगाते हैं, लेकिन अचानक उस मजाक के बीच में वो एक ऐसी संगीन बात कह देता है जो आपको रात भर सोने नहीं देती। बहुत ही सही एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ, आप हंस भी रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक खुलबली मच गई है कि उसने जो कहा वो 100% सच था। और ये जो वीडियो स्क्रिप्ट शैली वाली समीक्षा है वो भी इसी बात पर बहुत जोर देती है कि विकलांग श्रद्धा का दौर एक ऐसा तीखा प्रहार है जो सीधे समाज को आईना दिखाता है। बिल्कुल आईना दिखाने का काम की। अब यहां से ना एक बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, हमने आईना देख लिया, हमने अपनी कमियां देख ली, पर अब इसके बाद क्या? क्या बस हंसकर और अपनी कमजोरी पर थोड़ा अफसोस जताकर किताब बंद करके रख देनी है? नहीं, और यही परसाई जी के इस व्यंग्य की और एक अच्छे लेखक की सबसे बड़ी खूबी है। स्रोत में बताया गया है कि वो सिर्फ समस्या बताकर आपको बीच मझधार में ऐसे ही नहीं छोड़ देते। हाँ, इसलिए समीक्षा हमें किताब के 3 मुख्य संदेशों की ओर ले जाती है, और ये 3 संदेश मुझे पढ़कर इतने साफ और स्पष्ट लगे कि इन्हें समाज सुधार के एक रोड मैप की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक रोड मैप ही है। चलिए इन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला संदेश जो स्रोत से सामने आता है वो है अंधविश्वास से बाहर निकलो। और ये पहला कदम सबसे जरूरी है, लेकिन मैं कहूंगी कि सबसे मुश्किल भी यही है। मुश्किल क्यों लगता है आपको? क्योंकि अंधविश्वास से बाहर निकलने का मतलब यहाँ केवल ये नहीं है कि आप किसी बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकना बंद कर दें। हाँ, वो तो छोटी चीजें हो गई। स्रोत के अनुसार परसाई जी के संदर्भ में इसका मतलब बहुत ही व्यापक है। इसका मतलब है उस अंधी श्रद्धा को त्यागना जो पूरे समाज को कमजोर कर रही है। ये मानना पड़ेगा कि हमारी आस्था या विश्वास का आधार अगर बिना सोचे समझे अपनाई गई कोई पुरानी बात है तो वो अंधविश्वास ही है। और समस्या कहाँ आती है पता है? कहाँ? लोग ये मानना ही नहीं चाहते कि वे अंधभक्त हैं। हर किसी को यही लगता है कि मैं तो बहुत ही तार्किक हूं और मैं तो लॉजिक से चलता हूं, बाकी दुनिया बेवकूफ है। हाँ, ये सबसे बड़ी रियलिटी है, अपने आप को हमेशा स्मार्ट समझना। एग्जैक्टली। तो जब तक इंसान इस बात को पूरी ईमानदारी से स्वीकार नहीं करेगा कि वो खुद किसी न किसी तरह के अंधविश्वास के दौर से गुजर रहा है, तब तक कोई भी सुधार संभव ही नहीं है। इसलिए ये जो संदेश है कि अंधविश्वास से बाहर निकलो, ये कोई साधारण सुझाव नहीं है, ये एक तरह का जागृति का आह्वान है, वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल, ये बहुत ही सही बात कही आपने। खुद से ये ईमानदारी बरतना सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि किसी ने अपना आईना देख लिया, उसने ये महसूस कर लिया और वो उस अंधविश्वास से बाहर आ भी गया। लेकिन जब इंसान अपनी बरसों पुरानी मान्यताओं को छोड़ता है तो जाहिर उसके अंदर एक खालीपन आ जाता है, एक अजीब सा शून्य बन जाता है। हाँ, तो उस खालीपन को भरने के लिए जो दूसरा कदम समीक्षा में बताया गया है वो मुझे बहुत ही शक्तिशाली लगा। वो कदम है सोच समझकर विश्वास करो। सोच समझकर। लेकिन यहां मुझे ये समझना है कि इसका असल जिंदगी में प्रैक्टिकल मतलब क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अब हर एक चीज पर शक करना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, हर चीज पर शक करना इसका समाधान नहीं है। स्रोत के अनुसार इसका सीधा सा मतलब यह है कि विश्वास करना गलत नहीं है। किसी अच्छे विचार या किसी व्यक्ति में श्रद्धा रखना गलत नहीं है, लेकिन वो श्रद्धा विकलांग नहीं होनी चाहिए। आस्था और तर्क एक साथ चल सकते हैं। बिल्कुल। उसे तर्कों की बैसाखी नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। सोच समझकर विश्वास करने का अर्थ है अपनी स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल करना। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लीजिए क्योंकि वो बात दशकों या सदियों से चली आ रही है, या सिर्फ इसलिए मत मान लीजिए क्योंकि कोई बहुत बड़ा और मशहूर आदमी वो बात आकर आपसे कह रहा है, या फिर सिर्फ इसलिए कि मेरे सारे दोस्त या मेरे परिवार वाले उसी बात को बिना सवाल किए मान रहे हैं। वही भेड़ चाल। इस भेड़ चाल से बचना है। इसे हम आज की भाषा में क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं। स्रोत का ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो भी जानकारी आ रही है, चाहे वो समाज के पुराने रीति रिवाजों से हो, इंटरनेट से हो, या किसी भी डिजिटल माध्यम से हो, उसे तर्क की कसौटी पर कसना ही होगा। मतलब फैक्ट चेक करना होगा, इसके तथ्य क्या हैं। हाँ, और इसके पीछे का मकसद क्या है।
जब हम ये बुनियादी सवाल पूछते हैं और सोच समझकर विश्वास करते हैं ना, तो हम केवल एक जागरूक व्यक्ति नहीं बनते, बल्कि हम उन ताकतों को भी कमजोर कर देते हैं जो समाज के दिखावे और झूठी आस्था का बस फायदा उठाना चाहती हैं। वाह, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि जो लोग अंधी श्रद्धा का व्यापार करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा डर ऐसी ही क्रिटिकल थिंकिंग से लगता है। ऐसे लोगों से लगता है जो सवाल पूछना जानते हैं। क्या बात है, मतलब अपनी ढाल खुद बनना। और मेरे ख्याल से यही बात हमें तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश की ओर ले जाती है, जो है समाज को जागरूक बनाओ। समाज को जागरूक बनाओ। ये तीसरा संदेश समीक्षा में मुझे सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मतलब ये बताता है कि ये पूरी प्रक्रिया केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने खुद को अंधभक्ति से बचा लिया, अपने अंदर तार्किक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित कर ली और बस आपका काम यहीं पर खत्म हो गया। हाँ, कि मेरा काम तो हो गया, मैं सेफ हूँ। बिल्कुल, आप अपने कमरे में अकेले बैठकर खुश नहीं हो सकते कि मैं तो बहुत समझदार हूँ और बाकी दुनिया अनपढ़ है। बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अंततः हम सब इस समाज का हिस्सा है। हम समाज से कटकर तो जी नहीं सकते। अगर आपके आसपास का पूरा समाज अंधभक्ति और झूठे दिखावे में डूबा हुआ है, तो स्रोत के मुताबिक आज नहीं तो कल उस कमजोर समाज का नुकसान आपको भी सीधे तौर पर उठाना ही पड़ेगा। एकदम सही लॉजिक है। चूंकि लेखक ने पहले ही हमें बता दिया है कि अंधी श्रद्धा किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को कमजोर बना देती है, इसलिए इसका समाधान भी व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक ही होना चाहिए। सामूहिक समाधान वही एक रास्ता है। जब तक पूरा समाज इस दिखावे और इस झूठी आस्था के खिलाफ जागरूक नहीं होगा, तब तक एक मजबूत और सशक्त समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो ये किताब और ये स्रोत हर उस पाठक के कंधों पर डालता है जो इसकी गहराई को पढ़ और समझ लेता है। और अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखें, तो ये एक बहुत ही तार्किक और खूबसूरत श्रृंखला यानी चेन बनती है। कैसे? देखिए, पहले स्टेप में आप स्वयं की अंधी श्रद्धा को पहचानते हैं और अपने अंदर के अंधविश्वास से बाहर निकलते हैं। पहला स्टेप हो गया खुद को ठीक करना। हाँ, फिर दूसरे स्टेप में आप अपने दिमाग को खुला रखते हैं और हर नई जानकारी को तर्क और सवालों की कसौटी पर कसते हैं। सोच समझकर विश्वास करना। और अंत में तीसरे स्टेप में जब आप सच को देख लेते हैं, तो आप उस ज्ञान और उस तार्किक सोच को अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि उसे समाज के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं। आप दूसरों को भी बिना डरे सवाल करना सिखाते हैं, जिससे चेन रिएक्शन शुरू होती है। एग्जैक्टली। परसाई जी का व्यंग्य केवल समाज की बखिया उधेड़कर नहीं छोड़ देता, बल्कि इन 3 मुख्य संदेशों के माध्यम से वो हमें आगे बढ़ने की एक दिशा देता है। समाज को जागरूक बनाना ही उस कमजोरी का एकमात्र इलाज है जो इस विकलांग श्रद्धा के कारण पैदा हुई है। ये पूरी की पूरी यात्रा सच में बहुत ही शानदार है। अब मैं इस समीक्षा के एक ऐसे हिस्से की तरफ आना चाहता हूं जिसने सच में मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। इस वीडियो समीक्षा में इस किताब को जो रेटिंग दी गई है वो है 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार्स। 4.7 स्टार्स। हाँ। ये बहुत हाई रेटिंग है। हाँ, और हम सभी जानते हैं कि किसी भी किताब को इतनी हाई रेटिंग मिलना कोई साधारण बात नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि दशकों पहले लिखी गई ये किताब आज के इस मॉडर्न संचार और टेक्नोलॉजी वाले दौर में भी लोगों के दिलो दिमाग पर कितना गहरा असर छोड़ रही है। इसकी रेलेवेंसी आज भी बनी हुई है। और इस रेटिंग के साथ ना एक बहुत ही खास बात और जोड़ी गई है स्रोत में। समीक्षक ने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि ये किताब किन लोगों के लिए मस्ट रीड है, यानी कि किन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और किसके लिए है ये किताब? इसके जवाब में स्रोत कहता है कि ये किताब उन लोगों के लिए है जो समाज को समझना चाहते हैं और सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। हिम्मत। और यहां आकर मुझे थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर होना पड़ा। सच का सामना करने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है सच तो सच है, उसमें डरना कैसा और हिम्मत कैसी? ये बहुत ही गहरा सवाल पूछा आपने, और मैं बताती हूँ इसका जवाब ना मानव मनोविज्ञान में छिपा है। कैसे? आखिर सच के लिए हिम्मत क्यों चाहिए? देखिए, जब समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिखावे और झूठी आस्था में जी रहा होता है, तो वो धीरे धीरे कंफर्ट जोन बन जाता है। एक
बहुत ही सुरक्षित सा दायरा। Okay. हाँ, इस झूठी दुनिया में सब कुछ बहुत आसान लगता है क्योंकि आपको कुछ अलग से सोचने की, कोई सवाल उठाने की या चीजों को बदलने की एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सब कुछ एक तय धर्रे पर आराम से चल रहा होता है। दिमाग लगाने का काम खत्म। बिल्कुल। लेकिन जब परसाई जी जैसा लेखक अपनी सीधी और तीखी शैली से उस प्यारे से कंफर्ट जोन पर प्रहार करता है, तो जो सच अचानक से निकलकर सामने आता है वो काफी कड़वा और असहज करने वाला होता है। मैं इस बात को ना इस तरह से सोच रहा था कि जैसे आप किसी घर में बहुत ही चैन की नींद सो रहे हो, अच्छा, निश्चित जगह पर हैं उस वक्त, और अचानक कोई आपको आधी रात को उस गहरी नींद से झकझोर कर जगा दे और जगाकर आपको बताए कि जिस घर में तुम इतने चैन से सो रहे हो उसकी नींव अंदर से पूरी तरह कमजोर है, ये छत कभी भी तुम्हारे ऊपर गिर सकती है। वाह, क्या बेहतरीन उदाहरण दिया है आपने। नींद से अचानक जागना और ये सच्ची हकीकत देखना बहुत ही ज्यादा डरावना हो सकता है किसी के लिए भी। एकदम, और वैसा ही होता है। और उस कमजोर नींव की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए सच में बहुत साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्रोत सिखाता है कि जब आप ये किताब पढ़ते हैं ना, तो आप केवल बाहर खड़े होकर किसी दूसरे की कमियों पर नहीं हंस रहे होते हैं। हाँ, हम किसी और पे पॉइंट नहीं कर रहे होते। आप असल में उस समाज की खुद की कमियों को देख रहे होते हैं जिसके आप स्वयं एक बहुत अहम हिस्सा हैं। और कई बार आप अपनी खुद की उन मान्यताओं से भी सीधे टकराते हैं जिन्हें आपने बचपन से बिना कोई सवाल किए अपना लिया था। मतलब इंसान का अपने आप से एक सामना हो जाता है उस आईने में। हाँ, अपने आप से, और अपनी खुद की बेवकूफियों को देखना और खुलेपन से ये मानना कि हाँ, मैं भी इस विकलांग श्रद्धा का हिस्सा रहा हूँ, ये कोई आसान काम नहीं है। ईगो आड़े आ जाता है ना। बिल्कुल। इसलिए समीक्षा इस बात पर विशेष जोर देती है कि इस किताब को पढ़ने और इस मुद्दे पर गौर करने के लिए सच का सामना करने की एक हिम्मत होनी चाहिए। बिना उस हिम्मत के इंसान इस व्यंग्य की इस सच्ची गहराई को पचा ही नहीं सकता। वो शायद गुस्से में आके किताब ही बंद कर देगा। हाँ, वही होगा। वो 2 पन्ने पढ़ेगा, उसे असहज महसूस होगा और वो डिफेंसिव होकर किताब उठाकर रख देगा कि ये सब झूठ लिखा है। समाज की इस कड़वी वास्तविकता को समझना, खासकर तब जब वो वास्तविकता धर्म, परंपरा या संस्कृति के बहुत सारे चमकीली और दिखावटी आवरणों के ठीक नीचे छिपी हो, सच में काफी हिम्मत का काम है। तो अगर हम आज की इस पूरी की पूरी गहरी चर्चा को संक्षेप के माध्यम से एक जगह समेटने की कोशिश करें, तो इसका आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष काफी स्पष्ट है। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो गया है कि विकलांग श्रद्धा का दौर महज एक साधारण सी किताब नहीं है जिसे पढ़कर आप थोड़ा हंस लें और अपना टाइम पास कर लें। ये एक चेतावनी है, सोसाइटी के लिए एक अलार्म बेल है। हाँ, एक अलार्म बेल। हमारी आज की चर्चा ने इन स्रोतों के सहारे हमें बहुत ही साफ तरीके से बताया कि कैसे ये अंधश्रद्धा, अंधभक्ति और हर चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेने की हमारी आदत इस पूरे समाज को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है, उसे खोखला कर रही है। और स्रोत से हमने ये भी देखा कि इस बीमारी से निपटने का असरदार हथियार क्या है। वो हथियार है व्यंग्य, सटायर। परसाई जी की वो बेहतरीन शैली जो हमें एक तरफ तो हंसाती है और हंसाते हंसाते समाज के उस कड़वे सच से रूबरू करा देती है। और जो 3 संदेश हमने डिटेल में चर्चा किए ना, कि हमें सबसे पहले अपने अंदर के अंधविश्वास से बाहर आना होगा। हाँ। फिर हर दी गई जानकारी पर सोच समझकर और तर्क के आधार पर विश्वास करना होगा। और उसके बाद सबसे बढ़कर इस क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच को खुद तक सीमित न रखकर इसका विस्तार करके पूरे समाज को जागरूक बनाना होगा। यही इन स्रोतों का और इस पूरे सफर का एकमात्र निचोड़ है। जब तक हम इस झूठे दिखावे को पहचाने और उस कड़वे सच का सामना करने की हिम्मत जुटाना नहीं सीखते, तब तक हम स्रोत में बताए गए एक मजबूत और सशक्त समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। एकदम ठीक कहा आपने। इस चर्चा ने हमें ये पूरी तरह समझा दिया कि परसाई जी का व्यंग्य केवल हमें हंसाता नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के जो बंद दरवाजे हैं उन्हें खोलकर हमें सीरियसली सोचने पर मजबूर कर देता है, आईना दिखाता है सच में। लेकिन यहाँ इस टॉपिक और इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले जो लोग आज इस विश्लेषण को सुन रहे हैं उनके दिलो दिमाग के लिए एक बहुत ही गहरी और विचार करने वाली बात छोड़कर जाना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, और ये सवाल जरूरी है। स्रोत के माध्यम से हमने ये देखा कि व्यंग्य समाज की इन झूठी आस्थाओं पर, हमारे दिखावों पर एक बड़ी जोरदार चोट करता है और आमतौर पर हमें उन बातों पर हंसी भी आती है। हंसी तो आती,
लेकिन किस्म के विचार करने वाली बात अब ये है कि क्या समाज की इन झूठे आस्थाओं और अंधभक्ति पर केवल हंस लेना ही काफी है, या फिर ये जो व्यंग्यात्मक हंसी है, क्या ये हंसी हमें असल जिंदगी में उन गहरे बैठे अंधविश्वासों और इस पूरे दिखावे को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक हकीकी और वास्तविक हिम्मत भी देती है? क्या हिम्मत आती है वहां से? क्या हम केवल पन्नों पर लिखे हुए सच की सराहना करके या सिर्फ इन बातों पर थोड़ा बहुत हंसकर रुक जाएंगे, या उस सच का सामना करने की जो हिम्मत आज हमने स्रोत से जानी, उसे हम सचमुच अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने आसपास के लोगों में और अपने पूरे समाज में सक्रिय रूप से लागू कर पाएंगे? ये आखिरी सवाल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जी हाँ, और इसी बहुत गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये सफर यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने और इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और नए स्रोत और एक नए विषय के साथ अगले डीप डाइव में। तब तक के लिए अपनी क्रिटिकल थिंकिंग ऑन रखिए, सवाल पूछते रहिए और हमेशा सोच समझकर विश्वास करते रहिए।